यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले क्षमता परीक्षा के लिए आज एक वीडियो को लेकर के आए हैं। यह वीडियो क्लास 5 के ये पर्यावरण से लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो बुक है पर्यावरण का क्लास 5 का 5वें क्लास का, तो उसको आज पूर्ण रूप से इसमें कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। आप अगर अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो इस चैनल पर इसके प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से उसका लिंक जो है ले करके और इसके शेष चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आज आपको यहाँ पर अध्याय 10 दिख रहा होगा, तो अध्याय 10 के पहले तक जहाँ भी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बन रहा है पूरे बुक में 10 के पहले तक, वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया है। और अध्याय 10 से लेकर के आगे जितना भी अध्याय है, तो सारे अध्याय में से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता होगा वो सारे प्रश्न को अंडरलाइन करके और आज हम लोग इसमें एक साथ उसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्षमता परीक्षा के आयोजन के लिए जो सिलेबस है वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो उसका जो सिलेबस है बहुत विस्तार है और इतने कम समय में उतना सिलेबस जो है कंप्लीट किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए कम समय में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो टेस्ट बुक है, जैसे ये बुक हो गया, या फिर इसके बाद हम 5, 6, 7, 8 सबका देखेंगे। तो उस टेस्ट बुक में जो भी प्रश्न बन रहा है कम से कम उसको आप कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपका एग्जाम जो है जरूर इसमें निकल जाए। ऐसे इसमें टॉपिक अगर देखा जाए तो गणित भी है, साइंस भी है और जीके भी है और रीजनिंग भी है, यानी बहुत सारा टॉपिक है, कोई टॉपिक इसमें छूटा हुआ नहीं है। और ये एग्जाम पहली बार भी हो रहा है, जिससे इसको समझना मुश्किल है कि बीपीएससी टीआरई 1 या 2 के जैसा ही रहता है या फिर उससे उसका लेवल थोड़ा कम रहता है। ऐसे उसका लेवल थोड़ा कम ही रहना चाहिए जैसा कि इसमें कहा गया है। लेकिन ये तो बात की बात होगा, तो हम लोग उसमें एक चांस को गंवाने के बाद उसको विचार नहीं करेंगे। तो फर्स्ट चांस में हम लोग का कोशिश रहेगा कि उस एग्जाम को पास किया जाए, अगर एग्जाम होता है तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप ध्यान इसमें ही रखिए कि जो भी प्रश्न यहाँ पर बन रहा है वो सारे प्रश्न को 1-2 बार सुन लें, या तो फिर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको 1-2 बार सुन करके और उसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ पर जो मुख्य प्रश्न बनने की संभावना है तो उसी लाइन को हम अंडरलाइन किए हैं ताकि मेन प्रश्न पर विचार किया जा सके। ऐसे तो बुक आप पूरा रूप से पढ़ ही सकते हैं अगर आपके पास बुक उपलब्ध है तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो जहां मेन प्रश्न है उसको हम अंडरलाइन कर चुके हैं पहले ही से, और उसी को आपको समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे ताकि यह पॉइंट जो है आपके लिए क्लियर हो जाए। और किसी प्रकार के किसी प्रश्न में अगर आपको कोई समस्या हो तो उससे क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से जरूर विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम क्या था, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है हमारी फसलें और हमारा खान पान। तो उसी में जो मेन प्रश्न बन रहा है, कुछ प्रश्न यहाँ पर से दिख रहा है तो हमने इसमें यहाँ पर अंडरलाइन किया है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका परीक्षा हो नहीं जाता है तब तक लगातार इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा सारे टॉपिक को एग्जाम को ध्यान में रख कर कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में पीछे न छूट जाएं। और अगर आप इसमें मुख्य रूप से 1 to 8 तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 1 to 8 तक के लिए मिडिल स्कूल के लिए, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इससे ऊपर वाले क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन 1 to 8 के लिए जो है
विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग प्रश्न क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसका और आपको पता होगा, बस उसको एक बार रिवीजन करना है। ऐसे सारा बुक तो पहले ही अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़े ही हैं, तो उसी को केवल एक बार रिवीजन करते चलना है ताकि आपके माइंड में जो है उसका रिकॉल हो सके। देखिए कह रहा है कि बरसात में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर बन रहा है कि वैसी फसलें जो बरसात में लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है, और इसी प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलें को जायद फसल यानी गर्मा फसल कहते हैं। तो 3 प्रश्न यहां पर आपको दिख रहा होगा, बरसात के लिए खरीफ फसल, सर्दी के लिए रबी फसल और गर्मी के लिए जायद फसल, यानी इसको हम लोग गर्मा फसल भी कह सकते हैं। तो जैसे बरसात है तो बरसात में जैसे आप धान को ध्यान रख सकते हैं, है ना, जैसे धान का फसल उस टाइम का होता है, तो आप धान से रिलेटेड जो भी उस टाइम का फसल है उन सारे फसलों को आप खरीफ फसल में रख सकते हैं। जैसे फिर उसके बाद आता है सर्दी का फसल, तो सर्दी में हो गया रबी, सर्दी वाले फसल को क्या कहते हैं हम लोग, रबी का फसल कहते हैं। जो अभी है जैसे गेहूं का फसल, जैसे किसका फसल, गेहूं का, तो इस समय जितना भी फसल हो रहा है वो सब किस में आएगा, रबी में ही शामिल किया जाएगा। और उसके बाद आ गया गर्मी के लिए जायद फसल या तो फिर गर्मा फसल, यानी इसी को या करके लिख रहा है। तो 3 प्रश्न आप तीनों को ध्यान रखिएगा, बरसात में खरीफ फसल, सर्दी में रबी फसल और गर्मी में जायद फसल। ऐसे जायद ही आपको पूछेगा, गर्मा यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है कोष्ट में करके, लेकिन यहां पर मुख्य इसका नाम क्या है, जायद फसल। तो तीनों प्रश्न आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करके ध्यान में रख रहे हैं ताकि कोई प्रश्न इससे छूट ना पाए। अब चलिए, ऐसे इस पूरा बुक को अगर पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सारा फालतू पॉइंट है जो आपको केवल, जैसे कोई घूमने गया तो वहां घूमने का पूरा चर्चा है, लेकिन एग्जाम में तो सब पूछने वाला नहीं है। एग्जाम में तो बस वही पूछेगा जहां पर कुछ नॉलेज की बात हो। तो उसी पॉइंट को अंडरलाइन किया गया है। देखिए, तो इस पूरे पॉइंट को हम पढ़ देते हैं यहां पर से। ऐसे एक अभ्यारण्य के यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं हम। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों को दखल से बचाया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, अभ्यारण्य का नाम दिया गया है। ऐसे अभ्यारण्य बिहार में पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में देखने को मिलते हैं। देखिए, तो जंगल का वैसा क्षेत्र जो बाहरी लोगों के दखल से सुरक्षित हो, यानी जहां पर बाहरी लोगों का आना जाना क्या हो, मना हो, यानी वहां पर आप कुछ भी न लकड़ी कटाई कर सकते हैं न किसी जानवरों की शिकार कर सकते हैं। ऐसे तो जानवरों की शिकार आप कहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रतिबंधित रहता है, यानी जानवरों को तंग करना या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना या फिर लकड़ी की कटाई करना। तो ऐसे क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, अभ्यारण्य का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, अभ्यारण्य। और बिहार में अभ्यारण्य जो है मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय में देखने को मिलते हैं। तो एक प्रश्न यहां से ऐसा बन रहा था। अब चलिए देखिए, थोड़ा सा यहां है, ये जो है पूरा जो ये पीले कलर का दिख रहा है, इसमें बहुत सारा प्रश्न निकल कर आएगा और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न आपको यहां पर से दिख जाए। देखिए क्या है, इसमें लिख रहा है कि आपने खेजड़ली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। हम अगर इसको आपको याद दिलाना चाहें तो एक चिपको आंदोलन का नाम आप सुने होंगे। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो उसी आंदोलन की बात इसमें कर रहा है। तो वह आंदोलन जो है कहां से जुड़ा हुआ था और कैसे कैसे उसमें क्या कहानी थी, उस कहानी को इसमें बताया गया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको मिलाते हैं। कह रहा है कि आपने खेजड़ली, देखिए गांव का नाम क्या है, खेजड़ली गांव में अमृता की कहानी पढ़ी होगी, या बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग क्या है, कह रहा है कि बिश्नोई समुदाय के लोग जो है परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। किस समुदाय का, बिश्नोई समुदाय का। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। तो यहां पर खेजड़ली गांव जो है, कहीं कहीं पर आपको खेजड़ी गांव भी देखने को मिल सकता है। तो ये खेजड़ली गांव जो है ये कहां है, राजस्थान में है। कहां ये, राजस्थान में। तो वहीं की जनजाति है बिश्नोई जनजाति।
बिश्नोई का अर्थ होता है 29। बिश्नोई का अर्थ क्या है? 29। देखिए, उनके गुरु जंभा जी के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं को देखभाल करना भी प्रमुख था, इसलिए उनका नाम जो है 29 रखा गया है। तो देखिए क्या है उसमें, इनके गुरु का नाम क्या था? जंभा जी। क्या नाम था? जंभा जी। तो इनके कथन के अनुसार बिश्नोई जाति के लोगों ने 29 बातों को अपनाया है, और उसमें एक क्या है, 29 बातों में एक जीव जंतुओं का संरक्षण भी शामिल है। इसलिए इन लोग क्या करते हैं, अपने जान पर खेल करके भी और जीव जंतुओं के संरक्षण प्रदान करते हैं। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन पक्षियों के, वन प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपने जान तक दे देते हैं। कौन? बिश्नोई जनजाति के लोग। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखी घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा, इसको और हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन एक बार इससे फिर प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं ध्यान से इसको। तो ये कहानी किस गांव की है? खेजड़ी गांव की है ना, इसी को खेजड़ली लिख रहा है, और उससे गांव की एक अमृता की कहानी के बारे में बात कर रहा है, जो आगे आपको मिलेगा। इसका पूरा नाम आप जानते होंगे अमृता का, अमृता देवी बिश्नोई। इनका पूरा नाम क्या था? अमृता देवी बिश्नोई। तो इन्हीं का कहानी इस गांव से जुड़ा हुआ है। तो उस गांव में बिश्नोई समुदाय के जो लोग थे, ये क्या है, बहुत पुराने समय से ही जीव जंतुओं के संरक्षण करते हैं, उनका बचाव करते हैं। और यह जो कहानी है राजस्थान के खेजड़ी गांव का है, और वहीं का क्या है, बिश्नोई एक जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। तो इनके गुरु का नाम क्या था? जंभा जी था, और जिनके कथन के अनुसार इन लोगों ने 29 बातों को अपनाया, यानी अपने गुरु के द्वारा दिए गए दीक्षा में इन लोगों को 29 बात अपनाया गया, जिसमें एक बात यह भी था कि जीव जंतुओं की रक्षा तुमको हर हाल में करना है। तो इन लोग इतना, मतलब इनके गुरु को इतना आदर सम्मान करते थे कि इनके बातों को मान करके और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, यानी अपने जान तक देने के लिए ये तैयार होते हैं। तो ये कौन सा जनजाति है? बिश्नोई जनजाति। तो अब आपको यहाँ पर से 2-4 प्रश्न जो बन रहा होगा वो जरूर आपको ध्यान में आ गया होगा। जनजाति का नाम बिश्नोई, गांव का नाम खेजड़ी, उनके गुरु का नाम जंभा जी। तो यही कुछ प्रश्न है। अब ये किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपने जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखी घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा, धारीदार हिरन जो है, सांभर, काले साड़ आजाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग न जंतुओं का शिकार करते हैं और न ही किसी को करने देते हैं। तो ये किसका अकड़ है? बिश्नोई का है। ये अकड़ नहीं, इनका स्वाभिमान है कि अपने गुरु के बातों को ये अपने व्यवहार में उतार करके रखे हुए हैं। तो यहां से कुछ प्रश्न बना, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर में। फिर यहां पर क्या है, मान गए लोहा के नाम से एक चैप्टर है। इस चैप्टर में जहां पर मेन पॉइंट है, इसमें बस 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो उसी प्रश्न को हम अंडरलाइन किए हैं। तो आपको ब्रेल लिपि का नाम आप कभी न कभी जरूर सुने होंगे। कौन सा लिपि? ब्रेल लिपि, जो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इस लिपि का नाम क्या है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अंधे लोग को पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का। किस लिपि का? ब्रेल लिपि का। तो इसमें हाथ से छू करके और इन लोग पढ़ते हैं, नेत्रहीन लोगों के लिए। तो देखिए यहां पर क्या है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में, तो यहां पर मेन प्रश्न यही बन रहा है कि 3 दिसंबर को क्या होता है? विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। तो एक प्रश्न यहां से बन रहा है, 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस। तो यहां पर और बात उसमें लिखा हुआ है, शिक्षकों के साथ सुखदास संजय विद्यालय में सही पहुंचे। तो ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, और बस इसमें प्रश्न जो है काम का उसी को देखते हैं। और देखिए कि यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे लोहा मानना, ये हिंदी में आपसे पूछ सकता है कि लोहा मानना का अर्थ क्या है? तो कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। यही आप सुने होंगे कि हम उन लोगों ने उसका लोहा मान लिया, यानी कठिन से कठिन काम करने की क्षमता उसमें है, उसी को बोला जाएगा लोहा मानना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी दिख रहा है कुछ प्रश्न।
सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, मोटर गाड़ियां चलाई जा रही है, कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, किसकी सहायता से? सौर ऊर्जा की सहायता से। तो ये किसका कमाल है? सब सौर ऊर्जा का कमाल है इसमें। अब यहां पर देखिए और क्या है, सौर ऊर्जा में फिर सौर कुकर, ये सब की चर्चा इसमें है। फिर अगला अध्याय आता है हमारा जंगल। देखिए हमारा जंगल में क्या है, एक प्रश्न यहीं पर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एक उद्यान की चर्चा है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है उसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें अपने गुरुजी के साथ बच्चे घूमने के लिए जाते हैं। तो उसी एक क्रम में कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं? सब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में। कहाँ है ये? पश्चिम चंपारण में। इसी को लिख सकते हैं पश्चिमी चंपारण या फिर पश्चिम चंपारण। कहाँ है ये? पश्चिम चंपारण में है। कौन सा उद्यान? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह जीव अभयारण्य है। यहां मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया था। किसका संरक्षण किया जाता है? बाघ का। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किसका संरक्षण किया गया है? तो किसका? बाघ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह है कहां? तो यह कहां? पश्चिम चंपारण में। कहां ये? पश्चिमी चंपारण। और आगे बढ़ने के बाद मिलता है यहां पर भी एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? धरहरा की परंपरा। देखिए धरहरा की परंपरा क्या है? कह रहा है सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की, जिसने देश और दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा है। भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाल कायम की है। किसने? तो धरहरा गांव ने। कौन से गांव ने? धरहरा गांव ने। और ये गांव है कहां? तो भागलपुर जिले में। और ये प्रखंड कौन सा है? गोपालपुर प्रखंड है। ये भागलपुर जिले का प्रखंड कौन सा है? गोपालपुर प्रखंड है ये, जिसका गांव है धरहरा। तो वहां के गांव के लोगों ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाने के लिए एक मिसाल कायम किया है कि जैसा लोग उसका नाम लेते हैं। तो इस मिसाल में क्या है कि वहां बेटियों को जन्म लेने के बाद, जैसे और अनेक जगह पर चर्चा कर रहा है कि अनेक जगह पर क्या देखा जाता है कि बेटियों को जन्म लेने के बाद लोग निराश होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि बेटिया को जन्म लेने के बाद खुशी तो मनाते ही हैं और उसके साथ साथ कम से कम 10 पौधे हुए लोग जरूर लगाते हैं बेटी के जन्म पर। तो ये क्या है? उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। किस गांव के लोगों ने? धरहरा गांव के लोगों ने। और ये धरहरा गांव किस जिले में है? तो भागलपुर में है। और प्रखंड कौन सा है? गोपालपुर है। तो इतना आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर तो नाम इसका देखिए क्या है? लकी जब बीमार पड़ा, यानी बीमारी से रिलेटेड कुछ इसमें टॉपिक होगा। तो इसमें जो मच्छर से पनपने वाले रोग हैं उसका चर्चा इसमें किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या इसमें चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चर्चा किया गया है कि गुरुजी से कोई पूछता है, कोई छात्रा पूछ रही है सोनी नाम की, कि गुरुजी संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन किए हैं। तो यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं कि जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचती है उसे कौन सा रोग कहते हैं? ये हो गया। तो उसे कौन सा रोग कहेंगे हम लोग? संक्रामक रोग कहेंगे। कौन सा रोग? संक्रामक रोग। जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा, या तो हवा से जाए या फिर उसके छूने से जाए या फिर थूक से जाए, किसी प्रकार से जाए, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, किसी रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा, तो उस रोग को हम लोग क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। कौन सा रोग कहेंगे उसको? संक्रामक रोग कहते हैं। तो यहां पर संक्रामक रोग को समझने के लिए हम केवल इसको अंडरलाइन किए थे। चलिए और क्या है इसमें? देखिए कैसे फैलता है उसका भी चर्चा यहां पर है। फिर एक छात्र है रमेश, वो पूछता है यह संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है? देखिए उसकी बात आ ही गया कि कैसे पहुंचता है। तो गुरुजी बताते हैं कि यह रोग जो है वायु से, किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन से या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से, या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक से दूसरे व्यक्ति में ये पहुंच सकता है। इसका कई वो कारण है यहाँ पर कैसे कैसे पहुंचता है। तो वायु से ही पहुंच सकता है, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से ही पहुंच सकता है,
दूषित भोजन के प्रयोग से ही पहुंच सकता है, जल से ही पहुंच सकता है, कीड़े मकोड़े काटने से भी आ सकता है, या उसके द्वारा जो भोजन दूषित कर दिया जाए और उसका हम लोग अगर प्रयोग करें तो उससे भी ये रोग जो है हमारे शरीर में यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैल सकता है। तो ये हो गया संक्रामक रोग कैसे फैलता है। और उसके बाद एक प्रश्न आ रहा है कि फिर सोनी पूछ रही है कि गुरुजी मलेरिया कैसे फैलता है। तो अब इसी का चर्चा मुख्य रूप से इसमें है कि मलेरिया जो है कैसे फैलता है। तो देखिए यहाँ पर उसका चर्चा आपको मिलेगा। तो ऐसे इसके एक और पहले चैप्टर था मलेरिया का पूर्ण रूप से, जिसमें रॉस का जंग करके ऐसे कोई चैप्टर का नाम था, रॉस का जंग मलेरिया के संग, इस टाइप का, या फिर मच्छरों के संग। तो उसी में मलेरिया का चर्चा वहां पर भी आया था, लेकिन फिर से यहां पर भी आया है। तो आप इसको समझ लीजिए। गुरुजी बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक मच्छर से बचना जरूरी है, नहीं तो अन्य कई रोग भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों को पता है कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, लेकिन यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं कि मच्छरों से बचना तो जरूरी तो है ही, जिसमें मलेरिया के अतिरिक्त और कई रोग भी फैल सकता है। तो देखिए, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि मच्छर से होने वाला रोग निम्न में से कौन है या निम्न में से कौन नहीं है। तो उसके लिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन सा रोग जो है मच्छर से फैलता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या नाम है, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया। ये सब किससे फैलने वाला रोग है? ये सब मच्छर से फैलने वाला रोग है। डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया। और एक मलेरिया तो उधर दिया हुआ था ही, मलेरिया। तो ये 4 रोग आपको दिख रहा होगा, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया। ये सब जो है मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। तो इसका भी नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा जो है मच्छर से फैलने वाला रोग नहीं है। एक रहेगा मलेरिया, एक डेंगू, एक फाइलेरिया और एक रहेगा एड्स। तो आपको पता है कि एड्स मच्छर से फैलने वाला नहीं है, इसलिए मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया सब फैलने वाला है, लेकिन एड्स जो है मच्छर से फैलने वाला रोग नहीं है। तो चारों नाम आप ध्यान रखिएगा, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और मलेरिया। तो यहाँ पर यह प्रश्न आपका क्लियर हो गया। देखिए, एक यहाँ पर एक आकृति बनाया है और इसमें दो चार बीमारी को यहाँ पर चर्चा किया है। इसका नाम दिया हुआ है, या यहाँ पर मच्छर को ही बना दिया है, उसके हाथ में सब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, पीला बुखार और एन्सेफ्लाइटिस। ये सब रोग जो है मच्छर से फैलने वाले हैं, है ना। डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, पीला बुखार, एन्सेफ्लाइटिस, ये सब किससे होता है? तो ये सब मच्छर का ही रोग है। किसका? मच्छर का, है ना। डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, पीला बुखार और एन्सेफ्लाइटिस। तो चलिए, ये सब रोग का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बस इसके बाद वाले जो चैप्टर बचा है उसमें कोई प्रश्न याद करने लायक था नहीं, इसलिए हम इसके बाद वाले चैप्टर को नहीं लिए हैं। बस यहीं पर चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। तो इसमें वैसे प्रश्न को शामिल किया गया है जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछा जा सके। क्योंकि ऐसे तो इसमें लंबा लंबा चैप्टर है, तो बहुत सारा इसमें आपको कहानी टाइप का दिखेगा, लेकिन इसमें वही प्रश्न शामिल किए हम जहां से प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकता है। तो अब ये प्रश्न जो है यानी एक बुक का पूरा समाप्त हो गया है टॉपिक वाइज करके। अब इन सारे चैप्टरों से जो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। लेकिन बस आप इसके लिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप व्यू तो इसमें देखते हैं हम कि व्यू जिसका जाता है वीडियो का, आप लोग ध्यान से इसको देख रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप वीडियो को देखिए तो लाइक कर दीजिए, ताकि जिससे बनाने वाले को भी पता चलता है कि इस वीडियो से लोगों को फायदा हो रहा है, लोग इससे संतुष्ट हैं। तो चलिए, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे के लिए वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो इसमें अगर आप इसके प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ से आपको कुछ, अगर आप इसको और डीप से देखना चाहते हैं तो उसमें आपको एक गणित के लिए फार्मूला का आपको लंबा सा वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें गणित का फार्मूला सब आ जा रहा है। और जो करेंट का क्वेश्चन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अतिरिक्त अगर आप उसको देखना चाहते हैं, क्या कि वो भी तो आपके सिलेबस में शामिल ही है, तो इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। अन्यथा इतना भी आप देखते रहते हैं तो पास होने के लिए आपको जो है एग्जाम तक जरूर हम इसमें आपको सहायता करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से आएगा इसी का या फिर कोई गणित का अगला टॉपिक। तो तब तक के लिए बाय।